और क्लास तो आज हम चैप्टर 13 जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2023 के लिए और 2024 सेशन तक जो यूज़ करेंगे आप, तो उसमें थर्ड लेक्चर जो है वो डिलीवर करने वाला हूँ। इससे पहले हम ग्रुप ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे और 4 ग्रुप ट्रेंड्स मैंने डिस्कस कर लिए जो क्लासेस में है वो उन्होंने पढ़ा होगा। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं शुरू के दोनों लेक्चर्स के। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया है स्टार्ट में 4 ग्रुप ट्रेंड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस किए है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की है। देन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 4 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। सो नेक्स्ट अब हम जो है वो 2 और ट्रेंड्स हैं इसके वो डिस्कस करेंगे। 6 ट्रेंड्स हैं टोटल, 7 ट्रेंड्स हैं टोटल इसके अंदर स्टार्ट में। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रेंड आ रहा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड हमारे पास है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। सो ये दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट को नई चीज़ तो नहीं है, आपने इसको पढ़ कर रखा है ऑलरेडी चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा था जो आपका चैप्टर था आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका चैप्टर था दैट वाज चैप्टर 12 था ना वो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपने चैप्टर 12 में आपने जो है ये पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट था। इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को वैलेंसी भी कहा जाता है। सो हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी ये सारे नाम दे सकते हैं। तो ये चैप्टर 12 में हमने इसको निकालना सीखा था, वो बहुत डिटेल में हमने चीज़ें सीखी थी। यहाँ बस सिंपल डेफिनेशन और ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लॉस्ट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम लॉस करता है या गेन करता है, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। और लॉस या गेन क्यों करता है, लॉस और गेन बाय एन एटम, तो आगे चलो मैं आगे और बता देता हूँ। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। तो एक एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करता है इसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको पता है कि जो है वो ऑक्टेट रूल आप सब जानते हैं, ठीक है। तो नहीं पता है तो समझ लें इस चीज़ को कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है दिस इज़ के 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में अगर किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई वो जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इस तरह से अगर डुप्लेट की बात करें, डुप्लेट का मतलब क्या होता है, तो डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल। किसी भी एटम के लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। मतलब ऑक्टेट या तो लास्ट शेल मतलब फुलफिल करने की बात है कि अगर उसके पास एक ही शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 शेल है तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब कोई एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है तो सूरत में क्या हो जाता है कि वो जो है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। डुप्लेट जो है वो हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए डुप्लेट का फिनोमेना यूज़ करते हैं, लाइक हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए हम डुप्लेट का फिनोमेना यूज़ करते हैं। क्यों? चूँकि ये हमारे पास जो है वो कह सकते हैं इनके पास सिर्फ एक शेल होता है और फर्स्ट शेल में आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं चूँकि उनके पास शेल्स की तादाद 2 या 3 होती है, इससे ऊपर होती है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, उसको ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए चूँकि हर एटम, एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, एवरी एटम वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी। हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी, ठीक है। इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो अब इस चीज़ को बड़ा सिंपली हम देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्या होती है, या वैलेंसी क्या होती है। तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ही आपको ग्रुप नंबर बता सकता है। लेट्स से कि इन सारे 1A ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन सब के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है।
चूँकि ग्रुप नंबर आपको यही बताता है कि किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो अब जाहिर सी बात है ऑक्टेट, तो अगर हम 8A ग्रुप को हटा दें तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, तो उसको इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की ज़रूरत नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है वो हमारे पास 0 है, 0 वैलेंसी है। तो हम 8A ग्रुप की वैलेंसी जो है वो 0 लिखते हैं, चूँकि ऑलरेडी स्टेबल होता है, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ऑलरेडी हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, बाकी जहाँ तक बात है बाकी एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक आप देख सकते हैं इन सब में से किसी के भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा, दोनों चीज़ें कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो वैलेंसी जो हमारे पास होती है, जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास होता है, तो वैलेंसी हमारे पास दोनों में आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है वैलेंसी, और ये वैलेंसी नेगेटिव में भी आ सकती है। पॉजिटिव में कब आ सकती है कि जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है तो नेगेटिव में आती है, और सिंपल वैलेंसी फॉर पॉजिटिव में आती है। और वैलेंसी नेगेटिव में कब आती है, जब यही एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब देख लें, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो शेल ख़त्म हो जाएगा, तो पिछला शेल इसके पास आ जाएगा जिसमें ऑक्टेट या डुप्लेट जो भी ऑलरेडी कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी +1 होती है। अब इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 लेने से बेहतर है कि 2 दे देंगे, तो 2 दे देंगे तो इनकी वैलेंसी सबकी आ जाएगी +2, 2A ग्रुप की। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉनिक के लास्ट शेल में, तो ये 5 लेने से बेहतर है कि 3 दे देंगे, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनकी वैलेंसी +3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 7 ग्रुप में देखें, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है ये 7 देने के बरक्स 1 ले लेंगे, जब 1 लेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब इनके लास्ट शेल में 6 ग्रुप के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 देने से बेहतर है कि 2 लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -2। 5 ग्रुप के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, या 5 देने से बेहतर है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -3। अब जब हम 4 ग्रुप में आते हैं, 4A ग्रुप में, अब इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी हमारे पास क्या आ सकती है बेटा, ये +-4 आती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो ये हमारे पास एक कॉमन वैलेंसीज़ हैं जो कोई एटम रख रहा होता है। तो ये जो हमने ये जितने भी वैलेंसीज़ देखी हैं, तो ये सारी की सारी इनकी कॉमन वैलेंसीज़ है, जो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी, जो चीज़ वहाँ लिखी है, इसको लिस्ट मैंने यहाँ पर इसको ओपन अप कर दिया। ठीक है, तो एक ही बात है, दे बोथ आर सेम थिंग्स, कि आप उसको किसी तरह से भी लाइक कह दें। तो पीरियोडिक टेबल पे मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया, उसको मैंने पीरियोडिक टेबल पे डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे पास वैलेंसीज़ हैं, ये कॉमन वैलेंसीज़ है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स के ये अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होते हैं। एक्सेप्शन की बात अगर हम कर लें, ठीक है, जैसे कि 1A और 2A ग्रुप वाले इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रखते ही नहीं है, 3A ग्रुप वाले इसके अलावा कुछ रखते ही नहीं है, इनकी यही है। हाँ, लेकिन 4A ग्रुप में आते हैं तो +4 के अलावा आपको समटाइम्स ये +4 के अलावा ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दिख सकते हैं 4A ग्रुप वाले। ठीक है, ये तो ये एक्सेप्शन मैं अब आपको बता रहा हूँ, चूँकि अब आप जाहिर सी बात है केमिस्ट्री को पढ़ने का मकसद होता है उसके एक्सेप्शंस को पढ़ना। रूल तो बच्चे बच्चे को आता है, एक्सेप्शन की वजह से नंबर कम ज़्यादा होते हैं केमिस्ट्री में बच्चों के, वरना अगर आपको नॉर्मल केमिस्ट्री जिसको आती है तो उसके लिए 70-75 नंबर लाने को बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन 80+ वाले एक्सेप्शंस भी जानते हैं केमिस्ट्री के, कि जहाँ पर रूल फेल हो रहे होते हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो एक्सेप्शंस का समझना भी ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स। अगर केमिस्ट्री में ज़िंदगी में हर टेस्ट में फुल नंबर लाना है तो आपको एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए। ठीक है ना, अब जिसको इसकी एक्सेप्शन है कि +2 भी होता है। अब +2 इसका क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से आता है बेटा, ये डी सब शेल की वजह से आता है, डी सब शेल की वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास आ रहा होता है। अब ये +2 वैलेंसी हमारे पास कौन एग्जिबिट कर सकता है, जैसे लेड, लेड की वैलेंसी आपको पता है +2 भी होती है और +4 भी होती है। इसी तरह से टीन जो एलिमेंट होता है SN, इसकी वैलेंसी +2 भी होती है, +4 भी होती है। तो देखो लेड और टीन आप देख सकते हैं कि ग्रुप 4 के एलिमेंट है, तो टीन यहाँ पर +2 भी रखता है, +4 भी रखता है, लेड यहाँ पर +2 भी रखता है, +4 भी रखता है। आप इसके कंपाउंड्स भी जब चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा होता है। जैसे कि लेड के कंपाउंड आपको PbCl2 भी मिल सकता है दुनिया में और PbCl4 भी मिल सकता है,
अगर वैलेंसी इंटरचेंज करें तो आपको लग पता जाएगा कि यहाँ लेड +2 में है और यहाँ लेड +4 में, तभी तो वैलेंसी इंटरचेंज होकर ऐसी आ रही है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो आप देख सकते हैं, जो आपको दिखती है एक बात, ठीक है। इसी तरह से टिन के कंपाउंड की बात करें, SN जो हमारे पास होता है, दिस इज टिन, इसको हम कहते हैं, और ये तो हमारा लेड है, ठीक है। तो टिन के कंपाउंड भी 2 में होते हैं, जैसे SnCl2 भी हो सकता है और ये हमारे पास SnCl4 भी मिलेगा आपको, ठीक है, दोनों मिलेंगे। तो ये हमारे पास +2 है और ये हमारे पास +4 है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। मतलब होता क्या है कि लाइक आपको पता है कि इसके बाद से, इस वाले पीरियड पर क्या होता है कि इसके बाद से हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेड के बाद से। ग्रुप ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये पीरियड नंबर 2 है, वन हाइड्रोजन तो लिख नहीं रहा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो लेड और टिन में क्या होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, जैसे अगर हम लेड की, वैसे बहुत लंबी हो जाएगी लेड की तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, बस मैं लेड की ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास कौन से पीरियड में लेड हमारे पास आ रहा है। दिस इज 6 में आ रहा है ना, 6 पीरियड में आ रहा है। टिन आ रहा है 5th में। लेड की बता देता हूँ ना, या टिन की बता देता हूँ 5 में। जब टिन की कन्फिग्रेशन आप करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SN की, तो SN की जब आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि टिन यहाँ पर 5 ग्रुप में है ना, तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 5s2 आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा, उसके बाद 4d हमारे पास आएगा, 4d10, उसके बाद हमारे पास आएगा 5p, एंड में आ जाएगा हमारे पास 5p, और ग्रुप 4 है ना 5p2, ठीक है, इस तरह से। तो अब कहने का मकसद ये लाइक है ना कि अब इसमें देखो ये 5th जो सब शेल है ना, फिफ्थ हमारे पास ये 5p भी और 5s भी है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि ये जो 5s2, 4d10 और 5p2 है ना, ये पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले निकाल देते हैं अपना, फिर ये 4d जो है ना वो क्या करता है, अगले 2 इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक देता है। मतलब ये 2 और ये 2 मिलकर ये 5th शेल से दोनों एक साथ, चारों एक साथ नहीं निकलते हैं, पहले ये 2 ही निकलते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, फिर बहुत हाई आपको इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो फिर ये 2 निकलेगा। तो ये जो 4d ऑर्बिटल आ रहा है ना यहाँ पर, यही आपको क्रिएट कर रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना बेटा 5s में, ये इनर्ट हो जा रहा है। इनर्ट से मुराद कि ये आराम से रिएक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं ले रहा। ये एक लंबी कहानी है, मैं ऐसे ही एक्सेप्शन में बता रहा हूँ कि ये +2 भी रखते हैं, रीज़न ये है हमारे पास है। बाकी अच्छा, बाकी इनमें से सिर्फ +-4 होगा, इसका +-4 होगा, इसका +-4 होगा, लेकिन इनके दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर D सब शेल आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो ये बता रहा था, तो ये किसकी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से 5A ग्रुप में आते हैं तो -3 तो मिलती है, -3 के अलावा आपको अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकती है, +3 भी मिल सकती है और +5 भी मिल सकता है इसके अंदर आपको 5A ग्रुप के अंदर। कैसे? जैसे कि अगर आपको करना आता है, अगर आप HNO2, अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3 की, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है तो आपको पता है ये +1 है, ये -6 है, तो ये ओवरऑल +5 हो जाएगा। ये हमारे पास आता है ना निकालना, ये इस तरह, तो +5 भी आ रही नाइट्रोजन की। इसी तरह से अगर आप HNO2 की बात करें, ये भी एक एसिड होता है नाइट्रस एसिड, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये +1 हो गया और ये -4 हो गया, तो क्या +3 निकल कर आया यहाँ पर इसके सामने। तो मतलब +3 और +5 भी रखते हैं और नॉर्मल कंडीशन पे -3 रखते हैं। इसी तरह से 6A ग्रुप की बात करेंगे तो इनकी अनकॉमन स्टेट में +2 भी आती है हमारे पास और +4 भी आती है। तो 6A ग्रुप वाले ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स्ट्रा अलग से भी रखते हैं। इस तरह से 7A ग्रुप की बात करें तो -1 के अलावा +1, +3, +5, +7, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अनकॉमन इसकी आ रही होती हैं 7A ग्रुप की। ये कॉमन है -1 जो अक्सर को पता होता है, बाकी सब भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम अलग अलग कंपाउंड देख लें, जैसे एक तो HCl है, एक हमारे पास होता है HClO, एक हमारे पास होता है HClO2, एक हमारे पास होता है HClO3 और एक हमारे पास होता है HClO4। ये अलग अलग एसिड्स हमारे पास है, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सीजन उसके क्लोरीन के। अब देखो यहाँ तो चलो सही है सर, -1 आ रही है तो पक्का, ये तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो +1 और ये -2, तो ये +1 आया यहाँ पर क्लोरीन का, ये माल +1 हुआ, -2 हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, +1 आ गया। यहाँ देखो +1 हुआ, ये -4 हुआ, तो क्या +3 आया यहाँ पर। यहाँ चेक करो, Cl निकालते हैं, +1 और ये -6, तो यहाँ पर क्या है, +5 आया यहाँ पर। यहाँ चेक करो +1 और -8, चूँकि 1 का 2 होता है तो 4 का 8 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, +7 आ गया। तो सारे आ रहे हैं इसके पास,
-1 के अलावा +1 +3 +5 +7 सब रख रहा है ये, तो ये इसकी अनकॉमन स्टेट्स है जो दिखती हैं, वरना कॉमनली आपको -1 ही दिख रही होती है। इसी के अंदर 7 ग्रुप में एक बात याद रखिएगा कि क्लोरीन तो ये सारे रख रहा होता है, आप चेक कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्लोरीन की बात करते हैं ना, इसी के अंदर फ्लोरीन F जो एलिमेंट है, फ्लोरीन की सिर्फ ओनली, इसके याद रहे ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये प्लस में कोई रख नहीं सकता है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसके लिए इतना आसान नहीं होता, ये सिर्फ -1 रखता है, सिर्फ एक लेता ही है, देने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं उसके अंदर, लेकिन बाकी Cl जो है वो बाकी प्लस में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात तो बड़ी आसान होती है जो मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ, बट ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में आ चुके हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें पता होनी चाहिए, समझ गए। ओके, स्टैंड नंबर 7 डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता तरीका यही है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किससे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किससे कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, MP से इसको शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं, तो एक द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो है सॉलिड जो है वो मेल्ट होना या पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो वो तो मतलब कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी असल में एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है कि द टेम्परेचर एट विच, अब बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना सॉलिड्स पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ लिक्विड्स पर अप्लाई होता है, लिक्विड्स बॉयल होते हैं। तो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वरना तो फर्स्ट में आपने ये भी याद किया होगा कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी वही है, बट मैं उस पर नहीं आ रहा, फिर उसको डिटेल जानी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है कि हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा कि जो एक लिक्विड है वो कन्वर्ट किस स्टेट में हो रही होती है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो लिक्विड्स के लिए ये फिनोमिना जो है बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये तो डेफिनेशन हो गई जो आपने क्लास 9 से पढ़ते हुए आप यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की ना, कि इसकी यूनिट क्या निकलेगी, तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ही है ना भाई, ये तो टेम्परेचर यूनिट या तो आप इसको सेंटीग्रेड में नाप लें, या आप इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में नाप लें, या फिर आप इसको केल्विन में नाप लें, जिसमें आपकी मर्ज़ी आप उसमें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट को बता सकते हैं। अक्सर सेंटीग्रेड में ही बताया जा रहा होता है, बट केल्विन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम यहाँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। मोस्ट डिफिकल्ट आप कह सकते हो ना, सबसे मुश्किल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ही है ट्रेंड को समझना, चूँकि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। मतलब एक सीक्वेंस एक बड़ा एक होता है ना कि बाकी एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये बड़ा एक सीक्वेंस से फॉलो और होता है ना, इसके अंदर सीक्वेंस बड़ा आउट होता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे हम पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना इसके अंदर के ग्रेजुअली ऐसा होता है, अगर हम बात करें कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड की बात करें, देखो जनरल ट्रेंड हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पर हम फैक्टर की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेंड्स पे आते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पर हम ट्रेंड्स में आते हैं। जब हम ट्रेंड्स में आएंगे तो हम 1A 2A ग्रुप के लिहाज से पहले बात कर लेते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिहाज से बात कर लेते हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। जब ग्रुप 1A और 2A के लिहाज से बात करेंगे तो इनमें क्या होता है कि इनमें टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, कम हो रही होती है। 1A और 2A ग्रुप के लिहाज से बात करें तो टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई, याद रखिएगा कि टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो होगी नहीं इसकी, सॉलिड से सारे, तो मेल्टिंग पॉइंट इसके हमारे पास क्या हो रही होती है भाई, डिक्रीज़ हो रही होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इसमें क्यों डिक्रीज़ हो रही होती है, जैसे कि हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम नीचे तक जाते रहें तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम से कम होती रहेगी, ठीक है। तो अगर ये MCQs आता है कि विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर की जाए
और हमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए जाए। यहाँ पर हमें कहा जाए लाइक लिथियम, सोडियम, इस तरह से पोटेशियम, इस तरह से रुबीडियम। तो अगर हम इसकी बात करें इस ट्रेंड को देखते हुए तो हमारे पास क्या होगी, मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? लिथियम की होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हमने इसको समझ जाओ कि हमने आंसर तक पहुंच गया, लेकिन रीज़न नहीं पता अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगी? रीज़न क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम या ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, या वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये 1 है 2 है, दोनों के लिए एक बात हमारे पास लगेगी। देखो होता क्या है, आपको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी। डेंसिटी है जिसको आप हार्डनेस कह सकते हैं, भारीपन कह सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी या फिर हार्डनेस, जितनी ज़्यादा हार्डनेस किसी भी सब्सटेंस की होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी, एक बेसिक बात है। और डेंसिटी क्या चीज़ होती है? अगर आपको डेंसिटी नहीं पता तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। अब सिंपल सी बात है, अगर चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच इन्वर्स रिलेशन आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है, एटम का साइज़ बढ़ा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होगी। दैट्स वाई सीजियम का एटम बड़े साइज़ का होता है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट लिथियम के मुकाबले में कम होती है। समझ गए? ऐसे ट्रेंड बता रहा था। ऐसा अगरचे आपने देखा कोई नहीं है, शायद आप बोलोगे सर मैंने लिथियम से लेकर सोडियम तक कोई एलिमेंट ज़िंदगी में नहीं देखा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम क्लासरूम में लेक्चर लेते हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, साइंटिफिक, तो वो चीज़ें बिल्कुल उस तरह से लागू हो रही होती हैं। अगर ज़िंदगी में आपको मौका मिला इस चीज़ को देखने का तो आप यही ऑब्जर्व करोगे रियल लाइफ में कि सीजियम यहाँ पर हमारे पास जल्दी मेल्ट हो रहा होगा, लिथियम जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा होगा। तो ये चीज़ सिर्फ पता हवा में तीर नहीं है कि बस हमने पढ़ लिया है तो पता नहीं रियल लाइफ में होता ही नहीं होगा। ये रियल लाइफ में भी होता है ऐसा। यही इसी को हम जो है पावर ऑफ नॉलेज कहते हैं, इल्म की ताकत कहते हैं, कि आप बैठे बैठे इतनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रेंड्स आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है अगर, तो सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से जब हम लेफ़्ट से राइट की बात करेंगे, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग अ पीरियड, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अब जाहिर सी बात उल्टा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों भाई? ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी। समझ गए? रीज़न अब आप पता लग सकता है क्यों भाई? क्यों? चूँकि जाहिर सी बात है, आप देखो लिथियम और बेरिलियम में ज़्यादा छोटा एटम किसका होगा? बेरिलियम का होगा, श्रिंकिंग इफेक्ट की वजह से। अब बेरिलियम छोटा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो अगर आपसे ऑप्शन अगर चेंज कर दिया जाए, एक ऑप्शन आपसे दे दीजिए लिथियम और एक ऑप्शन आपको दे दीजिए बेरिलियम, तो आप किसको हम बताएंगे, किस में टिक करेंगे? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट में बेरिलियम को करेंगे, सिंपल सी बात है। या फिर एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए अल्कली मेटल्स, कि एक ऑप्शन आपको अल्कली मेटल्स दे दिया जाए और बी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल, और आपसे कहा जाए कि भाई बताएं सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, तो किसकी होगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हो जाएगी। मतलब एमसीक्यूज़ में तो आपको पता है ना, हर तरह से बना सकते हैं। वो एक अलग बात थी कि फर्स्ट ईयर के अंदर बुक से ही उठा के उन्होंने एमसीक्यूज़ दे दिया था बच्चों की आसानी के लिए, दिल रखने के लिए बच्चों का कुछ भी, लेकिन करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किया नहीं उन्होंने, आसानी रखी, खासतौर पर केमिस्ट्री के पेपर में, जहाँ तक मुझे लगता है और जो आपको भी लगता होगा। ठीक है, ओके। सो ये 1A 2A ग्रुप की बात तो ये हो गई, लेकिन अब आगे जब हम चलते हैं ना, ग्रुप 3, 4 और 5, ग्रुप 3A हो गया, ग्रुप 4A हो गया और ग्रुप 5A हो गया। तो यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं करना ना, आपकी किताब ने डिस्कस किया, न्यू बुक ने। इसमें बस आपको कहना है कि एबनॉर्मल ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट। एबनॉर्मल ट्रेंड है यहाँ पर, मतलब कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है ना, बहुत कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो हम इस तरह से यहाँ पर हम बात नहीं करते 3A 4A 5A के ट्रेंड्स पे हम बात नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविएट करते हैं एक दूसरे से। शायद आप और बड़ी यूनिवर्सिटी क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे इसके ट्रेंड को, बट अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कितना इसकी तरह हम नहीं बता सकते 1A 2A वाला ट्रेंड इसमें फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, बहुत चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं जो हमें पढ़ाते भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर इसको नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद जब आते हैं ग्रुप 6A और 7A
और 8 है। आखिरी 3 ग्रुप्स रह गए, इनके ट्रेंड को देखना पड़ेगा। इनके ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके ट्रेंड के अंदर टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे, टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही होगी। मेल्टिंग पॉइंट कह लो या फिर चलो बॉइलिंग पॉइंट कह लो, दोनों इंक्रीज हो रही होगी ड्यू टू इंक्रीज्ड वेंडर वॉल फोर्सेस। टॉप से बॉटम जाने पर अब आ जाओ, यहाँ पर आ जाते हैं, किसी भी ग्रुप में आ जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अच्छा देखो, एक और बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम बोरॉन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पिछली क्लास में बताया था, तो तिरछी लकीर मारते हैं यहाँ पर, तो ये एस्टाटीन तक जाता है, जर्मेनियम से ये पोलोनियम तक जाता है। ये हमारे पास मेटालॉइड की एक बॉर्डर आ जाता है, मेटालॉइड की लाइन आ जाती है। अब आपको पता है, ऐसे ही आप देख लो ना, तो अगर हम 6, 5 या 6 या 7 में देख रहे हैं तो ऊपर तो हमारे पास गैसेस है, लेकिन नीचे हमारे पास मेटालॉइड्स और मेटल्स आ रहे हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी ना, जो ऊपर गैस है और नीचे सॉलिड है। सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेल्टिंग बॉइलिंग गैस से ज़्यादा ही होती है। तो टॉप से बॉटम तो आपको हमेशा क्या होना, इंक्रीज ही होना है। ऐसे कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि ऊपर गैसेज आ रहे हैं, नीचे सॉलिड्स आ रहे हैं। ऐसा ही है, जैसे आप जानते हैं फ्लोरीन हमारे पास गैस है लिक्विड, और क्लोरीन हमारे पास गैस है, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड है, एस्टाटीन भी सॉलिड है। तो ऐसे ही कॉमन सेंस का ट्रेंड क्या कहता है आपका कि भाई सर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन हमें कॉमन सेंस पे तो नहीं चलना होता ना, केमिस्ट्री में हम चलते हैं लाइक के कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। अब देखो, अगर 4 ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाते हैं A, B, C, D, और आपसे कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताइए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है। अब बताओ, अभी उल्टा ट्रेंड है ऊपर वाले के लिहाज से, है ना, आयोडीन की। यहाँ सबसे ऊपर वाले की हाईएस्ट थी और यहाँ सबसे नीचे वाले की हाईएस्ट आ रही है। ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ? यहाँ पर हम डेंसिटी की बात ही नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्रीज वेंडर वॉल फोर्सेज या वेंडर वॉल अट्रैक्शन। अब फिर वही बात आ गई फर्स्ट ईयर की। अगर आपके फर्स्ट ईयर की बात आती है, फर्स्ट ईयर आपने याद रखा होगा, लंदन वेंडर वॉल फोर्सेज से मुराद यहाँ पर हम लंदन फोर्सेज की बात कर रहे हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ना LDF। वेंडर वॉल फोर्सेस तो बहुत सारी है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ने की ताकत, जिसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह रहे थे, अगर आप याद करो, पूरा एक टॉपिक किया था हमने इसका। तो LDF से मुराद हमारे पास हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में आपको हल्का सा भी याद है तो मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना भाई। तो अब टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है, और जब एटम का साइज़ बढ़ता है तो लंदन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। और लंदन फोर्सेज ज़ाहिर से पता है स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर उसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे P ब्लॉक में जब हम आते हैं ना, इसमें लाइक ग्रुप 6, 7, 8, तो यहाँ टॉप से बॉटम इस वजह से क्या हो रही है, हमारे पास जो है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीमेंट हो रही होती है किसके अंदर पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। और जब हम ये लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो उस सूरत में उल्टा हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे पास क्या हो रही होगी भी, डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तब लेफ्ट से राइट अब देखो ना, अब इस ग्रुप 5, 6, 7 से आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर या बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीलियम में सारे गैसेज आ रहे हैं, इनमें कुछ तो सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड हम फॉलो भले ना करें, आप लेफ्ट से राइट का ट्रेंड फॉलो ना करें, चलें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉप से बॉटम का ट्रेंड हमारे पास क्या आ रहा है, इस चीज़ को याद रखें। स्टेट के अंदर भी वेरिएशन इस तरह से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम 1A 2A ग्रुप की बात करें, रिवाइज कर रहा हूँ बातों को, जब हम ग्रुप 1A 2A की बात करें तो 1A 2A ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हमारी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज़ हो रही है। 3, 4, 5 का मैंने मना कर दिया, अब नॉर्मल ट्रेंड है। 6, 7, 8 में बस टॉप से बॉटम के ट्रेंड याद रखें कि टॉप से बॉटम में हमेशा क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज़ होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी देखेंगे, अलग अलग करके आपकी न्यू बुक के अंदर है ये। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट से मुराद ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, सबको पता है ना ये बात, फर्स्ट क्लास में बता दी थी कि 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। तो 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन हमारा आज का है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। देखते हैं आज कितने रिएक्शन देख पाते हैं इसके हम।
ऑक्सीजन के साथ ये सारे 1A ग्रुप के एलिमेंट्स और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको रिएक्शन यहाँ पर शो कर देता हूँ, किसके साथ बेटा, 1A ग्रुप के साथ शो कर देता हूँ, 1A के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। सबके साथ, अच्छा अल्कली मेटल में सारे लिखता हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम छोड़ दो, वो रेडियो एक्टिव है। इन सब के रिएक्शन ऑक्सीजन से, अब देखो रिएक्शन करना सीख रहे हैं। अब ये केमिस्ट्री जो है ना सेकेंडरी की यहाँ शुरू हो गई, क्योंकि सेकेंडरी केमिस्ट्री किसी से पूछोगे सब बोलोगे बेटा क्या आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, बस रिएक्शंस। तो ऑक्सीजन से अब ये सीखना पड़ेगा कैसे होती हैं इक्वेशंस। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से जो है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस कर दिए। लिथियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, अब देखो ये सारे एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं, एडिशन हो जाएगी, कंबस्टन भी कह सकते हैं आप इसको, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड्स बनेंगे, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है ना भाई। अब मैं सब में पहले ना मैं वैलेंसी बाद में कंप्लीट करूँ, LiO, NaO, ये बन गया हमारा KO, ये हमारा बन गया RbO, ये हमारा बन गया CSO, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि 1A ग्रुप के अंदर लिथियम सिर्फ वाहिद है जो क्या बनाएगा आपके पास बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इतने आराम से नहीं होता है। लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम जो है वो आपका बनाएगा दिस विल बी फॉर्मिंग पर ऑक्साइड, और बाकी जो पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, ये तीन एलिमेंट्स एंड के ये आपके पास जो है वो क्या बनाएंगे पता है, ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। अब आप बोलोगे सर कि ये क्या चीज़ होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की 3 टाइप्स होती हैं, अगर आपने कभी पढ़ी, आपने कभी याद की तो। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो जाए, या ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 हो जाए, या ऑक्सीजन की -1/2 हो जाए, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। चूँकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता यही होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में पढ़ाया है। -1 हो जाए तो फिर बेटा कौन सी ऑक्साइड है ये, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। और -1/2 हो जाए तो ये हमारे पास जो ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो 3 तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास है, नॉर्मल, पर और इस तरह से हमारे पास लास्ट है सुपर ऑक्साइड। अब देखो लिथियम, लिथियम तो देखो मैंने क्या बताया था कि 1A ग्रुप की वैलेंसी तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होती है, तो सबका +1 डाल दिया, ठीक है। और जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो लिथियम बना रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड, क्योंकि हम इसको ब्रांचेज अलग कर दे रहे हैं ना। देखो लिथियम नॉर्मल बना रहे हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बना रही है, सारे सुपर ऑक्साइड, तो ये अलग बना रही है अलग, बाकी 3 अलग। तो लिथियम चूंकि हमारा क्या बना रहे बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी -2, इसके ऊपर -1, और इन तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा -1/2। अब कर लेते हैं वैलेंसी इंटरचेंज और फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं अपना। इंटरचेंज करना था वैलेंसी, इसकी वैलेंसी Li2O बनेगा, ये इसकी वैलेंसी उसके नीचे, इसकी वैलेंसी उसके नीचे, दुनिया का फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। उसके बाद मिटा देते हैं ऐसे करके, उसको मर्जी है ना भी मिटाओ तो चलेगा, ठीक है। इसके क्या होगा, Na उसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 1 1 तो कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसे ही मिट गया ये। अब इसके नीचे क्या आ गया, हाफ आ गया, K12O, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी सेम यही हुआ कि रुबिडियम के नीचे भी हाफ आ गया और सीजियम के नीचे भी हाफ आ गया, ये हमारे पास बन गए। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना बेटा पहला, इसको हम लोग बोलेंगे लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड को नॉर्मल बोलने की जरूरत नहीं है, बस लिथियम ऑक्साइड, चूँकि ऐसे ही भी आप देख रहे हो ना, जो चीज़ नॉर्मल होती है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान नॉर्मल है तो हम इसको ये नहीं बोलते कि यार तुम नॉर्मल हो। हाँ, कोई एब नॉर्मल है तो बोलते तुम एब नॉर्मल हो, जो नॉर्मल तो होता ही है ना हर कोई। एब नॉर्मल कम लोग होते हैं तो उनको बोला है यार अब नॉर्मल हो तुम, तो ये तो नहीं बोला यार तुम तो बहुत नॉर्मल इंसान हो, कोई नहीं बोलते। तो इसलिए नॉर्मल ऑक्साइड बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तो है ही है। तो दिस इज लिथियम ऑक्साइड। हाँ, ये पर ऑक्साइड बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये तीनों सुपर ऑक्साइड बन रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरह से ये हमारा हो गया रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, और ये हमारा हो गया सीजियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, बैलेंस करना रह गया, बैलेंस करना आता है सबको, ये सिंपल बैलेंस तो बच्चों को भी आता। ओके, 2 लगाया यहाँ पर, बल्कि पहले यहाँ 2 लगाया,
इधर 2 सही है, इधर 4 कर दें, सही है, सेट हो गया, बैलेंस हो गया ये। इधर पर क्या करें, इधर 2 लगा दें और इधर 2 लगा दें, बैलेंस हो गया ये। अब यह इन तीनों में ना बेटा मसला एक है, एक रूल है जिसको हम कभी आपने बचपन में क्लास 9 में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पढ़े कभी है? चैप्टर 2 में था 9 क्लास में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये पेश किया था जिस साइंटिस्ट, उसका नाम था डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। उसने कहा था, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, कि जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, चलो इंग्लिश में पहले बताऊँ ताकि आपको रट्टा तो याद आ जाए, कि इफ़ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ एनी अदर एलिमेंट टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द रेशियो इन विच दे कंबाइन इज होल नंबर रेशियो और द सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ याद किया था? अब उर्दू में समझाता हूँ। अगर एक कंपाउंड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, तो जिस रेशियो में वो मिलेंगे वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। हमेशा एक एटम दूसरे एटम से होल नंबर रेशियो में मिलता है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं मिल सकता। इसलिए इल्लीगल है, नाजायज़ है, गलत है, हराम कह लो आप इसको, कि क्या है कि भाई एटम के किसी भी फार्मूले के नीचे फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लगाना। ज़िंदगी में आपने जब भी फार्मूला पढ़ा, आपने H2O, CO2, N2O, H2SO4 ऐसे पढ़ा ना, कभी पढ़ा H12O, CO 3/2, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बन जाते हैं, ये मना होते हैं। तो भाई इसमें तो बन रहा है ये, तो अब इसकी तो गलत हो रहा है डॉल्टन के मुताबिक। डॉल्टन साहब नाराज़ हो जाएंगे अपने इस रूल के ख़िलाफ़। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान कर लेंगे। करेंगे क्या, इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ तो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया और ये 2 हो गया। इसी तरह से इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया और यहाँ क्या आ गया 2। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया और यहाँ क्या आ गया। इस तरह से लिखा जाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को। एक अभी रुक जाओ, अभी और समझाता हूँ। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर ही डिस्टर्ब हो गई, आप क्या कर दें ऐसे। नहीं हुई डिस्टर्ब, ये आपके ख्याल है, आपकी सोच है, अगर आपको ऐसा लग रहा है। देखो KO2 में मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ऑक्सीजन का -1/2 आएगा, ओवरऑल 0 के बराबर है। K + O × 2 = 0 आ रहा है, तो K प्लस ऑक्सीजन का निकालना है ना, तो K का तो +1 है, +1 + O × 2 = 0 आ रहा है। O × 2 = -1 आ रहा है, और O बराबर किसकी हो रहा है, आया कि नहीं आया, आ गया वापस। उससे को हाँ देखने में आप क्या होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो जा रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में लगाना मना होता है, दैट्स वाई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ सुपर ऑक्साइड में देखो मैंने क्या किया, हाफ को किस तरह से, समझ गए। तो ये रिएक्शन है बेटा 1A ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ। इतनी मुश्किल नहीं है, फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, लिख लो उसको। ओके 2A ग्रुप से देखते हैं ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्शन करता है, ठीक है। पहले सारे एलिमेंट भाई सेम पैटर्न लिखते हैं, पहले सारे एलिमेंट लिखते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है, आखिरी वाले को नहीं देखते, ठीक है, इनको नहीं देखते। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, O2 के साथ सबका, और रिएक्शन एरो बना देते हैं ताकि प्रोडक्ट हम लिख सकें इसके अंदर, सबके अंदर एक एक। याद रखने की बात ये बच्चों इस बार दोबारा से, कि बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक ये बनाएंगे बेटा स्टार्ट्स, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। और स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बनाते हैं हमारे पास सुपर ऑक्साइड, नहीं बनाते हैं मुझसे कोई भी। याद करने की बात है ये, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले तो एक साथ ही लिख देते हैं पहले एलिमेंट को, आखिरी में वैलेंसी का काम आखिरी में करते हैं, ठीक है। पेपर में बेटा सारे इक्वेशन नहीं आएंगे, कोई एक आएगा इसमें से, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, पूरे चैप्टर से निकाल कर 4-5 इक्वेशन रख देंगे उसके अंदर। अब ये नहीं कि यही 4-5 रखेंगे, इसका एक उठा लेंगे, किसी एक उठा लेंगे, मिला जुला के एक सवाल बना देंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको देखना है सब। अब क्या करें बेटा, वैलेंसी लगाते हैं। ये तो बेटा +2 सारे आ गए, सेम वही काम करते हैं, ये सारे +2 आ गए क्योंकि 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ऑक्सीजन, अब आ जाओ नॉर्मल ऑक्साइड, ये 3 शुरू के आ गए हमारे -2, और ये आ गए हमारे पास आखिरी के 2 -1, सेट है। अब जो वैलेंसी कर लगा, इंटरचेंज कर लेते हैं। ये तो कट गया पूरा, +2 -2 कट गया,
कुछ भी नहीं आएगा, बस ये ख़त्म हो गया। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये भी बन गया। यहाँ पर आएगा SrO2 और यहाँ आएगा BaO2। अब मैं ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना नहीं होता ये सब ना, समझाने के बाद मैंने मिटा दिया इसको। अब आप समझो खुद ही कि मैंने क्या किया था। समझ आ रही बात? क्योंकि आपको पेपर में भी लिखा हुआ नहीं करना होता, आपको ऐसे ही लिखना होता है पेपर में। और देखना बच्चों की तरह करके वैलेंसी काटना दिखाना ये सब नहीं करना होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए बस। ओके, अब आ जाओ, नाम देख लो। इसका नाम हमारे पास क्या हो गया? बेरिलियम ऑक्साइड। इन दोनों का नाम ऐसे ही बता दो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रोंशियम परऑक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, बस क्या रह गया? सिर्फ हमारे पास अब बैलेंस करना रह गया। 2 लगाया, 2 लगाया बैलेंस, 2 लगाया, 2 लगाया बैलेंस, 2 लगाया, 2 लगाया बैलेंस। ये दोनों बैलेंस ऑलरेडी सही है। ठीक है बेटा, सेकंड रिएक्शन हम शो करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ 1A 2A ग्रुप वाले कैसे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो सब सिंपल वही बात है, पहले 1A का शो कर देता हूँ, फिर 2A का शो कर देता हूँ। अच्छा, इसमें सारे ही नहीं कर रहा, बस एक ही किसी एक का भी शो करूँगा, बाकी सारा ऐसे ही हो जाएगा। जैसे सोडियम का रिएक्शन, चूँकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब एक जैसे होंगे। सोडियम के रिएक्शन जब वाटर से करेंगे तो क्या होगा? सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? इसको मैं मैकेनिज्म के तौर पे करता हूँ, उसको नीचे ना प्रोडक्ट लिखूंगा मैं इसको। मैं अब इसको सॉल्व किस तरह से करूँगा कि Na+ वाटर को हमेशा ब्रेक कर देंगे किसमें? H और OH में। याद रखना कि वाटर को हमेशा इस तरह से ब्रेक कर देना है H और OH में। अब इससे क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है और OH की -1 होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर कि जो Na है वो OH से जुड़ जाता है, बाकी H अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है यहाँ पर, और साथ में H अलग हो जाता है। अब H अलग होगा तो हाइड्रोजन तो गैस है, आपको पता है, और गैसेस हमेशा डायटोमिक स्टेट में अलग होती हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर भी हम देख लेते हैं, ऊपर भी लिख लेते हैं कि NaOH बना हमारे पास और H2 हाइड्रोजन गैस बनी। और आपको पता है कि NaOH हमारे पास ये जो बना है ये एक बेस है ना भाई, पढ़ा है हमने इसको बहुत डिटेल में फर्स्ट ईयर में। बेस है ये। अच्छा, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा भाई? तो देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, आई थिंक बैलेंस है क्या? बैलेंस है। ओके, हाइड्रोजन 3 है ना, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 लगा लें तो यहाँ पर 2 लगा लें और यहाँ पर 2 लगा लें तो ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब सारे बैलेंस हो गए, सारी चीज़ें बराबर है। ये सारे रिएक्शन एक जैसे होंगे ना, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं अलग अलग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट 2A ग्रुप में आ रहा हूँ। सही है। अब 2A ग्रुप में एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि अब 2A ग्रुप में बैरिलियम जो है ना, अगर उसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे, बैरिलियम के बारे में बस याद रखना कि बैरिलियम के रिएक्शन जब वाटर से कराया जाएगा तो फिर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। बेरिलियम ऐसा मेटल है जो कभी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट रिएक्टिविटी। चूँकि बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है बेरिलियम की, इसकी वजह से बेरिलियम कभी भी रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ। बाकी सारे करते हैं बेरिलियम के अलावा, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम सब करते हैं। मैं मैग्नीशियम से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैग्नीशियम + H2O, ये कैल्शियम से कर लेता हूँ, कैल्शियम + H2O। अब देखो इसमें भी क्या होगा, हम फिर वही करेंगे कि उसको ओपन अप करेंगे कि मैकेनिज्म देखने के लिए। अब वाटर है ना बेटा, तो HOH में ब्रेक हो जाएगा ये। अब यहाँ पर वैलेंसी लगाते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोजन की +1 है, OH की -1 है, प्लस वाला माइनस से मिलता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है जो कहाँ जाएगी? OH के नीचे आ जाएगी। स्लैक लाइन बन गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फिर अलग हो गई। तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगी, लेकिन उसके फॉर्मूले में ब्रैकेट में 2 लगा होगा, चूँकि +2 वैलेंसी इंटरचेंज हो रही होगी।
तो यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं ऐसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, बैलेंस रिक्वायर्ड होगा शायद, यस। यहाँ 2 लगा देंगे, आई थिंक इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, मतलब इसमें सिंपल ये याद रखना कि बेरिलियम नहीं करेगा, बाकी इसके अलावा सारे रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन पे आते हैं, लास्ट रिएक्शन कर रहे हैं आज का इस लेक्चर का, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। तो हमारी क्लासेस जो है वो फ्राइडे और सैटरडे ही होती हैं, और फ्राइडे सैटरडे को ही, और इसी कैंपस में मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ इसके लेक्चर्स, और कहीं नहीं कर रहा, तो इसलिए लेक्चर्स फ्राइडे सैटरडे को ही आएंगे, और वीडियोस भी फ्राइडे सैटरडे को ही आती हैं। अक्सर बच्चे जो है यूट्यूब पे भी कह रहे होते हैं कि सर वो मंडे ट्यूसडे को बोला सर लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने, तो भाई उनको सबको यही मैं बताता हूँ कि भाई क्लास लेक्चर मेरा फ्राइडे सैटरडे ही आता है। ये 2 डेज़ लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, 2 डेज़ घर पे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं रिकॉर्ड करूँ, सही है। क्लास में टाइम मिलता है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत सारे टीचर खाली रूम में करते हैं, बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। ओके, तो थर्ड उसके बाद लास्ट रिएक्शन करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, अब हैलोजन से रिएक्शंस किस तरह से होंगे, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक से पता लगता है कि ऑरिंगटन कैंपस में पढ़ा रहे, ठीक है। तो ये तो पता लगता है कि कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा हेरिटेज है हमारा ही, जो लेक्चर सुन रहे हैं वीडियो में तो देख लें। ओके ओके, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजन से रिएक्शन करते हैं। सो हैलोजेंस किसे कहते हैं बेटा, क्या ग्रुप 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस, पक्का, ठीक है। ओके, ये सारे दीज आर हैलोजेंस, इनसे रिएक्शन कराएंगे बेटा इस बार। और हैलोजेंस को, अच्छा इन हैलोजेंस को ना, जो ग्रुप 7A के एलिमेंट हैलोजेंस को हम लोग सिर्फ X लिखकर भी शो कर सकते हैं। कभी कभार इसको सिर्फ कैपिटल X लिखा जाता है, तो कैपिटल X का मतलब होता है हैलोजन सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर। वैसे ट्विटर भी अब X हो गया, देखा तो ट्विटर का है ना, वो सिंबल चेंज हो गया उसका ना, एलोन मस्क ने चेंज कर दिया, और चिड़िया भी उड़ गई है ना, कहते हैं वो सिंबल चेंज। मैं बोला मैंने स्टार्ट किया, मैं मोबाइल चला रहा था, मैंने बोला ये कौन सा आइकॉन आ गया, तो मैंने डाउनलोड ही नहीं किया, पता लगा ट्विटर का नाम चेंज हो गया। वो खुद ब खुद सारे मोबाइल से ट्विटर का लोगो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, वो अपडेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये X जो है वो ट्विटर का सिंबल नहीं है भाई, ये हैलोजन है, ठीक है, हैलोजेंस। और मैथमेटिक्स में ये X अननोन क्वांटिटी होती है, बट यहाँ हैलोजेंस है केमिस्ट्री के अंदर। अब रिएक्शन करते हैं बेटा 1A 2A ग्रुप से करते हैं, 1A ग्रुप से कर लेते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। 1A ग्रुप से ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट सोडियम ले लेते हैं, और हैलोजन में कोई भी हैलोजन, सबसे आसान हैलोजन दुनिया का क्या है, क्लोरीन। Cl2 लेंगे ना बेटा, जो कि X2 हो गई है, हैलोजन हमेशा डायटोमिक स्टेट में होगा चूँकि गैस है, तो जब Na और Cl2 का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ऐसा ही है, वैलेंसी इंटरचेंज हुई है +1 -1, तो इसलिए नीचे कोई नंबर नहीं लगा, क्योंकि हैलोजन आपको पता है -1 स्टेट में होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर 2, बाकी सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ये हमारे पास जो कंपाउंड बन गया इसका क्या नाम हुआ, दिस इज कॉल्ड, सबको पता है इसका नाम, जिंदगी में पहली बार इसी का नाम सुना था, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद 2A ग्रुप में आते हैं। 2A ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, वॉट इसमें सबसे रिएक्शन हो जाएगा ना, कैल्शियम ले लेते हैं या मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन किससे किया बेटा, Cl2 से, तो अभी हमने बनाया MgCl। अब वैलेंसी चेक करते हैं, +2 -1 इंटरचेंज होगी, क्या बन जाएगा इस बार, MgCl2। अब मिटा देंगे इसको, बैलेंस हुआ हुआ ऑलरेडी है, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ गया सबको, उसमें था क्या समझने के लिए, लिख लो।